हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कुछ सामान्य हैलोजन डेरिवेटिव। जैसा कि मैंने यहां पर हेडिंग में लिख रखी है, सम जनरल हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। और बेटाओ, ये जो अपन सामान्य हैलोजन डेरिवेटिव करने वाले हैं, इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। ये हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, नंबर 1 फ्रीओन, नंबर 2 DDT, नंबर 3 BHC। ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा सम जनरल हैलोजन डेरिवेटिव, और इसमें अपन 3 प्रकार के हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फ्रीओन, DDT और BHC, जो अपने आप में स्पेशल हैं। आइए अपन इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फ्रीओन। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? फ्रीओन को। नंबर 1 फ्रीओन। फ्रीओन, ठीक है, फ्रीओन। और इस फ्रीओन को अपन एक अन्य नाम भी दे सकते हैं, जो समझने के हिसाब से ज्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है। फ्रीओन को अपन क्लोरो फ्लोरो कार्बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फ्रीओन को अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, और इसका कारण क्या है वो भी तुम जरा ध्यान से सुन लो कि जो फ्रीओन कंपाउंड होते हैं, इनमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी बात को कि जो फ्रीओन है, इस फ्रीओन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रीओन में केवल 3 ही प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन के कारण क्लोरो, फ्लोरीन के कारण फ्लोरो और कार्बन के कारण कार्बन, इसलिए अपन इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि फ्रीओन में 3 ही प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब बेटा, अपन यहां पर फ्रीओन का, यानी कि जो फ्रीओन है, इनको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनको हम कैसे बना सकते हैं, इनको कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्रीओन के निर्माण के लिए अपन को इसकी निर्माण विधि, यानी कि प्रिपरेशन मेथड देखना पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्रीओन का प्रिपरेशन भी तुमसे पूछा जा सकता है। देखो, जरा ध्यान से देखना। इसके लिए बेटा अपन क्या करते हैं कि एक हैलोजन डेरिवेटिव लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं CCl4, जिसका तुम सबको नाम पता है। इसको अपन कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। और इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया करवा देते हैं अपन किससे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। अच्छा, ये अभिक्रिया बेटाओ एक उत्प्रेरक है जिसका नाम है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। एसबी को क्या कहते हो? एंटीमनी कहते हो, और ये क्लोराइड है ही, तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। बड़ी सिंपल सी अभिक्रिया है, जरा ध्यान देना कि यहां से जो फ्लोरीन है वो इस क्लोरीन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट्स कर देगा, यानी कि इस फ्लोराइड के द्वारा यहां जो उपस्थित क्लोराइड है वो सब्स्टिट्यूट्स हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन तो है ही, एक फ्लोरीन आ गया तो CF, और एक क्लोरीन हट गया और उस क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ गया तो CF, बचे कितने क्लोरीन? 3, तो Cl3। और अदर प्रोडक्ट के रूप में देखो बच्चों, यहां से जो Cl निकलेगा वो इस S से क्रिया कर लेगा, और अदर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है। तो बेटा, ये जो कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ है, ये वाला CFCl3, ये क्या है? फ्रीओन है। ठीक है। और इसको अपन कहते हैं फ्रीओन 11। ओके। और बना सकते हो तुम, जैसे कि अपन ले ले CCl4, फिर इससे इसकी क्रिया करवा दे 2HF से, किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पे 2 फ्लोराइड हैं, तो दोनों फ्लोराइड 2 क्लोराइड को क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट्स कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा? CF2। अब 2 क्लोरीन बचे हैं तो Cl2, और देखो यहां से 2 क्लोरीन प्रतिस्थापित हुए हैं, वो इन दोनों हाइड्रोजनों से क्रिया कर लेंगे और अदर प्रोडक्ट के रूप में 2HCl बन जाएगा। तो बेटा, ये CF2Cl2 जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको भी अपन क्या कह सकते हैं? फ्रीओन कह सकते हैं। इसका नाम है फ्रीओन 12। ठीक है। और बना सकते हो तुम लोग, एक और हैलोजन डेरिवेटिव ले लो, C2Cl6।
ठीक है, डाई कार्बन हेक्सा क्लोराइड। ओके, और इसकी क्रिया भी किससे करवा दो, HF से करवा दो, कंडीशन वही रहेगी, SbCl5 की प्रेजेंट टेंसी। वही फ्लोरीन क्लोरीन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो क्या बनेगा, C2 कार्बन तो ऐसे कैसे ही है, एक क्लोरीन गया और उसकी जगह कौन आ गया, फ्लोरीन। कितने क्लोरीन बचे, 5, तो C2FCl5। ओके, और यहां से क्लोरीन जो निकला है वो इस हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा और अदर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, HCl। तो बेटा ये जो C2FCl5 बना है ये भी क्या है, फ्रीओन ही है। ओके, और इसको अपन कहते हैं फ्रीओन 111 या फ्रीओन 111। ठीक है, और बना सकते हो तुम लोग, जैसे C2Cl6 प्लस 2HF से क्रिया करवा दो, सेम कंडीशन SbCl5। तो दोनों क्लोराइड को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बोलो क्या बनेगा, C2F2Cl4, और दोनों जो Cl निकलेंगे हाइड्रोजन से क्रिया करके अदर प्रोडक्ट 2HCl। तो बेटा ये जो बना है प्रोडक्ट ये भी क्या है, फ्रीओन है, और इसको फ्रीओन को कहते हैं फ्रीओन 112। और बना सकते हो C2Cl6 प्लस 2HF SbCl5। तो ये जो फ्लोराइड है ये भी इस क्लोराइड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितने फ्लोराइड है, सॉरी 2 की तो अपन ने करवा ली ना, 3 ले लो यहाँ पे, तो 3 फ्लोराइड है, तो 3 क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो C2F3Cl3 प्लस 3HCl। तो बेटा ये भी क्या बना है, फ्रीओन बना है, और इसको अपन कहते हैं फ्रीओन 113। और देख लो C2Cl6 प्लस 4HF। तो देखो बेटा यहां पर ये भी SbCl5 की उपस्थिति में हो जाएगा। जो 4 फ्लोराइड है वो 4 क्लोराइड को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और देखो क्या बन जाएगा, C2F4Cl2 प्लस 4HCl अदर प्रोडक्ट। तो ये जो बना है ये भी क्या है, फ्रीओन है, और इस फ्रीओन को कहते हैं 114। तो इस तरह से अपन ने देखो कितने सारे फ्रीओन बना लिए। अच्छा, इसमें बेटा एक बात को जरा गौर करो, चाहे वो फ्रीओन 11 हो, 12 हो, 111 हो, 112 हो, 113 हो, चाहे 114 हो, सभी के अंदर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रकार के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। देखो कौन कौन से, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, यानी कि सभी के अंदर 3 ही प्रकार के एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी फ्रीओन्स होते हैं वो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, उनको बनाने का तरीका भी तुम्हें बता दिया है, और सभी फ्रीओन में 3 ही प्रकार के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। इसी वजह से अपन इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये दिमाग में बिठा लो कि फ्रीओन में 3 ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। बस उनकी संख्या बदल जाती है, किसी में 1 कार्बन होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 1 क्लोरीन होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 क्लोरीन होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4। बस ये बदलेगा, बाकी रहेंगे 3 ही प्रकार के। ओके, अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में बच्चे ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फ्रीओन 11 है, ये 12 है, ये 111 है, तो ये नंबर कैसे मिले, 11, 12, 111, 112। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूं कि अपन जब इनका नाम लिखते हैं तो ये नंबर कैसे मिलते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका नाम लिखना। ठीक है, सूत्र से नाम लिखना ये अपन सीख रहे हैं। यानी कि फ्रीओन का अगर तुम्हें फॉर्मूला दे दिया जाए, यानी कि सूत्र दे दिया जाए, तो उससे कैसे नाम लिखोगे। ठीक है, इसके लिए बेटा मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, जरा ध्यान देना। वो फॉर्मूला है XYZ। ठीक है, X का मतलब क्या है, यहां पे X का मतलब है कि जो फॉर्मूला है जिसका अपन नाम लिखने वाले हैं, उस फॉर्मूले में जितने भी कार्बन उपस्थित हों उसमें से 1 घटा दो। मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर्मूले में जितने भी कार्बन हो उसमें से 1 घटा दो, X की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जितने भी कार्बन है उसमें से 1 घटा दो। ठीक है, Y का मतलब क्या है, यहां पर कि जो फॉर्मूला है फ्रीओन का जिसका अपन नाम लिखने वाले हैं, उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन हो उसके अंदर 1 को जोड़ दो, यानी कि 1 को ऐड कर दो। ठीक है, और Z का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला है उसमें वास्तविक रूप से उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या लिख दो, तो Z की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें अगर किसी भी फ्रीओन का फॉर्मूला दे रखा है और उसका नाम लिखना है तो अपन XYZ से लिख सकते हैं। वहां पर XYZ की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि दिए गए कार्बनों में से 1 घटा दो, X आ जाएगा।
दिए गए हाइड्रोजनों में एक जोड़ दो, Y आ जाएगा, और दिए गए फॉर्मूले में जो फ्लोरीन के परमाणु उपस्थित हैं उनको तुम लोग लिख दो, तो फिर तुम्हारे पास Z आ जाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन करके बताता हूं तुमसे, जैसे कि तुम्हारे सामने आ गया बेटाओ कि फ्रियोन 11, सॉरी ये तो मैंने नाम लिख दिया, फॉर्मूले से सिखा रहा हूं ना। तो जैसे तुम्हारे सामने आ गया CFCl3 का नाम लिखो, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। तो बेहद आसान तरीके से लिख सकते हो। देखो इसका आंसर कैसे करोगे कि सबसे पहले तो तुम फ्रियोन लिख दो, क्योंकि फ्रियोन तो होना ही होना है, बस तुम्हें नंबर तो निकालना है ना, तो फ्रियोन। ठीक है, अब इसके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, अपने आप इसका नाम आ जाएगा। सबसे पहले अपन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ फॉर्मूले में देखो बेटाओ कितने कार्बन है, एक। फॉर्मूले में कितने कार्बन है बोलो, एक। एक में से एक घटाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। वाई की वैल्यू निकालो कि फॉर्मूले में उपस्थित हाइड्रोजन में एक ऐड कर दो, तो बताओ फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है। तुम कहोगे कि सर 0, एक भी नहीं है ना, तो 0 में अगर एक ऐड करोगे तो एक आ जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब जेड की वैल्यू लिख दो। जेड क्या है, वास्तविक रूप से उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। तो बताओ फॉर्मूले के अंदर कितने फ्लोरीन है, तुम कहोगे कि सर 1, तो ये लो 1। तो इसका नाम क्या हो गया बेटाओ। अब एक्स वाई जेड को ये रफली कर लिया करो, फिर हटा दिया करो, और 0 की वैसे कोई इंपोर्टेंस है नहीं यहाँ पे, तो 0 को भी हटा दो। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 11। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने आ गया CF2Cl4, ओके, का नाम लिखो। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले तो फ्रियोन तो लिख लो, क्योंकि ये फ्रियोन तो होगा ही होगा, और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स क्या है, दिए गए कार्बनों में से एक घटा दो, बताओ कितने का, सॉरी ये है C2F2 है ना, C2F2Cl4 का नाम लिखो। तो बताओ कितने कार्बन दिए गए हैं यहाँ पे, 2। तो बताओ 2 कार्बन है, तो 2 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, वाई की वैल्यू दिए गए फॉर्मूले में जितना भी हाइड्रोजन है उसमें एक ऐड कर दो, कितना हाइड्रोजन है, तुम कहोगे सर 0 दिख रहा है हमें तो, और 0 ही है, 0 में एक ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। और जेड, जेड क्या है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। तो बताओ इसमें कितने फ्लोरीन है, 2। तो ये लो, क्या नाम हो गया इसका, फ्रियोन 112। एक्स वाई जेड को हटा दो। एक और क्वेश्चन कर लो, जैसे कि तुम्हारे सामने C2F3Cl3 आ गया, का नाम लिखो। ठीक है, इसका भी नाम लिख दो बेटा। सबसे पहले क्या लिखोगे, बोलो फ्रियोन। क्या लिखोगे, फ्रियोन। ओके, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, नाम आ जाएगा। एक्स दिए गए कार्बनों में से एक घटा दो, 2 कार्बन है, 2 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 1। वाई दिए गए जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजनों की संख्या में एक ऐड कर दो, कितना हाइड्रोजन है, 0। अब 0 में अगर एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 0 में अगर एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और जेड यानी कि फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 3। तो बताओ एक्स वाई जेड को हटा दो, क्या हो गया इसका नाम, फ्रियोन 113। तो बेटा इस तरह से अगर हमारे पास फॉर्मूला हो तो फॉर्मूले से हम लोग फ्रियोन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये तो मैंने करवा दी, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं जिनको तुम करोगे। CF2Cl2 इसका तुम्हें नाम लिखना है। C2FCl5 इसका तुम्हें नाम लिखना है। C2F4Cl2। तो ये मैंने तुम्हारे लिए 3 फ्रियोन का फॉर्मूला लिख दिया है, इनके तुम्हें नाम लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो अब हम इसी में दूसरा मेथड करते हैं, यानी कि सूत्र से अगर नाम लिखे तो लिख सकते हो। अब बेटा वहां पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वो तुम्हें नाम दे देता है फ्रियोन का और उससे फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं अपन, देखो कैसे करेंगे। मिटा दूंगा इसको, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है, चलो हाँ तो बेटा अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं नाम से सूत्र लिखना, यानी कि फ्रियोन के नाम से अपन क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम लोग यहां पर फ्रियोन के नाम से सूत्र लिखने वाले हैं। तो देखो बेटा ये कैसे करेंगे अपन, इसके लिए भी मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सीखना उस तरीके को। ठीक है, इसके लिए भी अपना यही फॉर्मूला रहेगा जो मैंने एक्स वाई जेड लिख रखा है। जैसे कि अपने सामने क्वेश्चन आ गया कि भाई फ्रियोन 11 का क्या लिखो, सूत्र लिखो। ये अपने सामने क्वेश्चन है, पता है इसको कैसे करोगे।
बहुत आसान है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इसको कर लेना, आराम से इसका सूत्र आ जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ फ्रियोन में कितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तुम कहोगे कि सर 3, शुरू में ही बता दिया मैंने कि फ्रियोन में कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के अलावा कोई नहीं होता। तो सबसे पहले तो वो एलिमेंट्स लिख लो कि कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब हमको ये पता करना है कि कार्बन कितने हैं, फ्लोरीन कितने और क्लोरीन कितने हैं। अपने आप इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसके लिए बेटा अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं तरीका बताता हूं तुम्हें कि x, y और z, ठीक है, इनकी वैल्यू से अपन ये निकालेंगे। x किसको, कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करेगा, y किसको, हाइड्रोजन की संख्या को प्रदर्शित करेगा, और z किसको, फ्लोरीन की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अच्छा, तुम कहोगे सर क्लोरीन की संख्या, तो वो तो बेटा अपन कार्बन की बैलेंसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं तुम्हें बताता हूं। तो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। अब एक्स की वैल्यू क्या है, सुनो, यहां पर देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स बराबर मैंने लिखा है C-1, ठीक है ना। एक्स बराबर क्या लिखा है मैंने, C-1। तो बेटा जो इसका नाम होता है ना, जैसे ये फ्रियोन 11 है, तो ये जो 11 है इस संख्या को इधर से लिखना शुरू कर दो, 1 1, और अब कुछ नहीं है तो एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले से हल करके और एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले में एक्स का मान रखेंगे, कितना आएगा बताओ, 0। एक्स की जगह 0 रख देंगे ना, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, 0 बराबर C-1। तो बताओ इसको हल करोगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो कार्बन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। y को हल कर लो तो y की वैल्यू कितनी है, 1। 1 बराबर H+1। ठीक है। अब ये +1 देखो, H बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 अगर इधर आएगा तो बताओ ये -1 हो जाएगा, और ये +1 अगर इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। एक में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 0। ठीक है। और Z की संख्या कितनी है, Z में तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, Z की संख्या जो दे रखी है वैसे की वैसे लिख दो। तो अब बताओ कार्बन कितना हो गया बेटाओ, कार्बन हो गया 1। फ्लोरीन कितना है, Z की संख्या कितनी है, 1। और क्लोरीन कैसे निकालोगे, सुनो, कार्बन की अगर तुमसे कोई वैलेंसी पूछे, संयोजकता पूछे, तो क्या बताओगे, 4 होती है, 1 2 3 और 4। अब चारों संयोजकता इसकी कंप्लीट है। एक पे फ्लोरीन जुड़ा है, बाकी अन्य पर क्लोरीन जुड़ा है, जो फ्री वैलेंसी उन पे क्लोरीन जोड़ दो। बताओ क्लोरीन कितने आ गए, 3। अब एक लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CfCl3। ओके, चलो एक और एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया कि भाई फ्रियोन 112 का सूत्र लिखो। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटाओ, 112 का सूत्र लिखो। इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो फ्रियोन 112 का सूत्र लिखो। तो कैसे लिखोगे, सुनो, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने तुम्हें तरीका बताया कि इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। और इनकी कितनी संख्या आती है, यही तो अपन को निकालना है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें तरीका बताया, एक्स वाई जेड लिख लो, लिख लिया। और ये जो संख्या है इसको उधर से लिखना चालू करो, तो 2 1 1। ठीक है। अब फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लो, यानी कार्बन की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ, x की जगह कितना रखोगे, 1 बराबर C-1। ठीक है। आगे देखो कार्बन बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2। तो कार्बन बराबर कितने आ गए, 2। y को हल कर लो, यानी हाइड्रोजन की संख्या को हल कर लो। y की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 बराबर H+1। ठीक है। तो H बराबर, चूंकि +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0। और Z क्या है, कितने हैं, 2। तो Z का मतलब कितना हो गया, 2। अब यहां से आराम से तुम लोग इसका सूत्र लिखो। बताओ x कितना आया, अब इसमें इस कार्बन की देखो संख्या कितनी आ गई है, 2। और फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। अब रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन कैसे निकालोगे, देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो। दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 और 4। ठीक है। इस कार्बन पे एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे भी एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 फ्लोरीन है ना अपने पास, एक एक जोड़ दो। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री रही, 1 और 2। तो इस पे भी क्लोरीन जोड़ दो, इस पे भी, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है, इस पे भी क्लोरीन जोड़ दो, इस पे भी क्लोरीन जोड़ दो। तो कितने क्लोरीन हो गए, 4। मतलब क्या बन गया, ये C2F2Cl4। इसका फॉर्मूला आ गया फ्रियोन 112 का। ठीक है। तो आई होप कि ऐसे तुम लोग सूत्र दिया जाए, सॉरी नाम दिया जाए तो उससे सूत्र लिख सकते हो। एक और एग्जांपल करवा दूं, चलो ठीक है, एक और करवा देता हूं ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो फ्रियोन 113 दिया गया है।
कि भाई इसका सूत्र लिखो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो जरा ध्यान से देखना। इसका सूत्र कैसे लिखोगे कि इसमें भी क्या करोगे, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तो लिख लो पहले। अब एक्स वाई जेड निकाल लो। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये जो संख्या है इसको इधर से लिखो 3111। ठीक है, ओके। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसको मैं मिटा देता हूं, निकाल लो एक्स की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, देखो एक्स की जगह 1 बराबर c माइनस 1। ओके, तो कार्बन, चूंकि -1 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और कार्बन की संख्या कितनी आ गई, 2। हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन y का मतलब कितना है, 1, तो 1 बराबर H+1। तो बताओ हाइड्रोजन, ये +1 है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो H बराबर 1 में से जाएगा तो 0। ठीक है, और Z बराबर कितने हैं, 3। चलो अब इस फॉर्मूले में रख लो। देखो कार्बन कितने हैं, 2, फ्लोरीन कितने हैं, 3। अब क्लोरीन की संख्या वो निकाल लो, कैसे, स्ट्रक्चर बना के। ये कार्बन और कार्बन रख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इसकी भी कितनी होती है, 4। ठीक है, 3 फ्लोरीन है, किसी में भी जोड़ दो, चाहे एक पे जोड़ दो चाहे अलग अलग जोड़ दो, 1 2 और ये 3, और 3 क्लोरीन इस पे जोड़ दोगे क्योंकि 3 वैलेंसी फ्री है। तो बताओ क्लोरीन कितने हो गए, 3। तो फ्रीओन 113 का सूत्र क्या हो गया बेटा, C2F3 और CH3। तो इस तरह से मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल बताए हैं। ठीक है, ओके, बाकी तुम कर लेना। और आई होप कि तुम्हें ये दोनों चीजें आ गई होंगी कि सूत्र से नाम लिखना और नाम से सूत्र लिखना। ठीक है, इनमें से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ओके। अब बेटा अपन फ्रीओन के गुण और उपयोग की बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रीओन के गुणों की बात करें तो फ्रीओन रंगहीन होता है, ध्यान से सुनना। फ्रीओन गंधहीन होता है, मतलब कोई गंध नहीं होती। साथ ही फ्रीओन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फ्रीओन रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और जनरली ये हमें गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, चलो ये गुण हुए। अब उपयोग की बात कर लेते हैं अपन। तो बेटा इनके अंदर एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि ये कम दाब पर आसानी से गैस से द्रव में बदल जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रीओन की एक खास बात होती है कि ये लो प्रेशर पर ही इजीली गैस टू लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, आसानी से बदल जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग प्रशीतक यानी कि कूलेंट का मतलब क्या होता है, ठंडा करने वाला। तो इनका उपयोग प्रशीतक के रूप में फ्रिज, जिसको अपन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, वह एसी में किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रीओन को आसानी से कम दाब पर गैस से द्रव में बदला जा सकता है, अतः इनका उपयोग प्रशीतक के रूप में फ्रिज और एसी में किया जाता है। यानी कि फ्रिज के अंदर चीजें जमने लगती है, उसका रीजन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीओन। एसी भी वातावरण को ठंडा करता है, तो उसका भी रीजन क्या है, CFC, क्योंकि वो प्रशीतक के रूप में यहां पर काम करती है। इसके अलावा हवाई जहाज में ईंधन के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। ओके, चलो ये इसके गुण और उपयोग हो गए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि क्या CFC अपने लिए फायदेमंद है, क्या ये पर्यावरण को प्रभावित करती है, क्या ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि CFC का किस पर इंपैक्ट, पर्यावरण पर इंपैक्ट, यानी कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो बेटा जरा ध्यान से सीखना, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखना। बेटा क्या है कि अपना जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर एक मंडल है जिसका नाम है समताप मंडल। ठीक है, सबने सुन रखा होगा। और समताप मंडल के अंदर एक परत बिछी हुई है। ठीक है, मोटी सारी परत बिछी हुई है जिसको अपन कहते हैं ओजोन की परत।
ठीक है, ओके। अब जैसे हमारी ये पृथ्वी है और ये है सूर्य, ओके। सूर्य से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आता है, सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, ओके। लेकिन बेटा ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ओके। तो सूर्य से जो हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आता है, इस प्रकाश के अंदर बहुत हानिकारक विकिरणें, जिनको अपन पराबैंगनी विकिरणें या अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से भी जानते हैं, तो वो पराबैंगनी विकिरणें भी होती है किसमें, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। और वो जो पराबैंगनी विकिरणें जब हमारी पृथ्वी पर आती है, तो उन पराबैंगनी विकिरणों को ये ओजोन परत अपने अंदर सोख लेती है, यानी कि वहीं पर इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको पृथ्वी पर नहीं आने देती। तकरीबन 95% अल्ट्रावायलेट को वो ग्रहण कर लेती है, कौन, ओजोन परत, और हमारी पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जिससे हानिकारक अल्ट्रावायलेट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और उससे होने वाले नुकसान नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक नेचर का सिस्टम है, हमारी प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बनाया। लेकिन आपको पता है कि हम तो प्रकृति के विरुद्ध ही काम करते हैं, हमेशा प्रकृति यानी कि जो नेचर का सिस्टम है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो वो देखो कौन बिगाड़ रहा है, तो बेटा जो अपनी ये CFC है, या इसको तुम लोग फ्रियोन कहते हो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पता है ये CFC क्या करती है, जरा ध्यान देना। ये CFC हमारी पृथ्वी से आजकल ज्यादा मात्रा में उत्पादित होने लग गई है, और ये सीधी कहां जाती है, समताप मंडल पर जाती है, कौन, CFC, ओके। और समताप मंडल पर जाकर ओजोन के अणुओं से क्रिया करती है, और ओजोन के अणुओं से क्रिया करके ओजोन के कणों को डैमेज करती है, यानी कि नष्ट कर देती है, ठीक है। और ये कार्य लगातार जारी है। तो CFC जब ओजोन के अणुओं को नष्ट कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि ओजोन की परत नष्ट हो रही है। और आज की स्थिति में इस ओजोन की परत के अंदर एक बहुत बड़ा छिद्र हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि CFC वातावरण में जाती है, समताप मंडल में पहुंचती है और ओजोन के कणों को डैमेज कर रही है। इस कारण से हमारी ओजोन परत के अंदर एक बहुत बड़ा छिद्र उत्पन्न हो चुका है। और अब चूंकि यहां से जो अल्ट्रावायलेट आ रही थी, जिनको ओजोन परत रोक रही थी, अब ओजोन परत तो यहां पर है नहीं, तो अब वो अल्ट्रावायलेट सीधी हमारी पृथ्वी पर अटैक कर रही है, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट सीधी हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब वो समस्याएं क्या है, जरा देखना। नंबर 1, त्वचा कैंसर का होना। त्वचा कैंसर का होना, आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो स्किन कैंसर होता है वो अल्ट्रावायलेट के कारण हो रहा है, क्योंकि सारी अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर आ रही है। दूसरी बात, आंखों में मोतिया बिंद का होना। तो आंखों में जो मोतिया बिंद हो रही है उसका रीजन भी अल्ट्रावायलेट माना जाता है। तीसरा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता में कमी का होना, ठीक है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी कम हो रही है उसका रीजन भी अल्ट्रावायलेट है। चौथा, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, यानी कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसका रीजन भी अल्ट्रावायलेट है। पांचवा, हमारी वनस्पति का नष्ट होना, यानी कि जो पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं उसका एक रीजन भी ये अल्ट्रावायलेट मानी जाती है। और इन सब का रीजन कौन है, CFC, और CFC का रीजन कौन है, हम, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये जो CFC है वो इस तरह से ओजोन परत को डैमेज कर रही है, और उसके चक्कर में हमें इन सब समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि CFC कैसे ओजोन परत को डैमेज करती है, कैसे नष्ट करती है, तो उसको भी जरा तुम समझ लो। यहां पर मैं तुम्हें रिएक्शन से बताता हूं कि कैसे ये CFC ओजोन परत को डैमेज कर रही है। इसके लिए बेटा अपन कोई सा भी फ्रियोन ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं CFCl3। इसका सभी नाम जानते हो क्या, ये अभी बताया मैंने, फ्रियोन
11। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो CFCl3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। CFCl3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये F, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, तो बेटा ये फ्रीऑन जो है वो समताप मंडल में पहुंचती है और प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका ये जो CCl बॉन्ड है कोई सा भी एक, वो ब्रेक हो जाता है। कौन सा? CCl बॉन्ड। जैसे अपन इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अच्छा, यहां पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो पता कैसा विदलन होता है? समांश विदलन। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से बंध के टूटने पर जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ जाता है। ठीक है, कौन सा विदलन हो गया? समांश विदलन। और तुम्हें पता है समांश विदलन के फलस्वरूप क्या बनने वाले हैं? मुक्त मूलक। तो देखो बेटा, ऐसा विदलन होने से यहां पे मुक्त मूलक प्राप्त होंगे अपन को। एक तो CFCl2, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे रह गया, तो एक फ्री रेडिकल तो अपन को ये प्राप्त हो गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये जो Cl वाला हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो ये फ्री रेडिकल अपन को प्राप्त हो गया। तो इस रेडिकल का नाम है क्लोरीन मुक्त मूलक या क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि आगे यही सब कुछ करने वाला है। तो देखो आगे क्या होगा। तो बेटा ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ है ये जाकर ओजोन का अणु, ओजोन का तुम सूत्र जानते हो O3 होता है, तो ओजोन के अणु पर अटैक कर देता है और ओजोन के अणु को तोड़ देता है। ठीक है, ओजोन के अणु को इस तरीके से तोड़ता है O2+O के रूप में, और ये ऑक्सीजन अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन से C और L के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्डिंग बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओजोन के अणु को डैमेज कर देती है और फिर से हमको एक मुक्त मूलक प्राप्त हो जाता है। इस रेडिकल का नाम क्या है? देखो, क्लोरो मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना, तो एक को क्या कहते हैं? मोनो ऑक्साइड फ्री रेडिकल। तो इस तरह से अपन को CLO यानी क्लोरो मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाता है। यहां ओजोन का अणु नष्ट हो गया, दिख रहा है? ठीक है, यही प्रक्रिया नहीं रुकती। ये जो CLO फ्री रेडिकल अपन को प्राप्त हुआ, ये फिर से एक और ओजोन के अणु पर अटैक करता है और उस ओजोन के अणु से अटैक करके उसको एक ऑक्सीजन दे देता है और 2O2 का निर्माण करता है तथा क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में स्वयं मुक्त हो जाता है। तो फिर से हमको क्लोरो या क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो बताओ, एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि ये जो फ्रीऑन है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना समांश विदलन करती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल देती है। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन के एक अणु पर अटैक करता है, उस ओजोन के अणु को तोड़ देता है और O2 में बदल देता है, साथ ही क्लोरो मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल प्राप्त होता है, जो फिर से एक और ओजोन के अणु पर अटैक करता है और उसको तोड़कर 2 ऑक्सीजन के अणु बना देता है। तो इस तरह से बताओ, 2 ओजोन के अणु टूटे कि नहीं टूटे? बिल्कुल टूटे हैं। ठीक है, अब बताओ, ये क्लोरीन मुक्त मूलक है तो ये चुपचाप थोड़ा ना बैठेगा, ये फिर से जाकर ओजोन के अणु पर अटैक करेगा, तीसरे ओजोन के अणु पर, फिर से यही प्रक्रिया, फिर CLO प्राप्त होगा, फिर से वो ओजोन के अणु पर अटैक करेगा, फिर Cl मुक्त मूलक प्राप्त होगा, फिर Cl मुक्त मूलक, फिर से ओजोन, यानी कि ये प्रक्रिया इस तरह से चलती जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि एक CFC यानी कि एक फ्रीऑन का अणु जो है वो लगभग 1 लाख ओजोन के अणु को नष्ट कर देता है। तो तुम सोचो कि इसका एक अणु भी कितना खतरनाक है। ठीक है ना, इसी वजह से बेटाओ ये प्रक्रिया लगातार हो रही है और निरंतर ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी या फिर मैं यूं कहूं कि इसको बचाने के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, जिसका रीजन यही है कि हम कैसे भी करके अपने ओजोन परत की रक्षा करें ताकि हमें इन सब समस्याओं से जूझना नहीं पड़े। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि या तो CFC का हम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग विकल्प ढूंढे कि जिससे ये समस्या भी नहीं उत्पन्न हो और CFC जो काम कर रही है वो भी हो जाए, या फिर हमें CFC का उत्पादन कम करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां से 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि एक तो CFC का पूरा नाम पूछा जाता है, तो CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरी बात,
CFC का सूत्र देकर उसका नाम पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि नाम देकर सूत्र पूछा जाता है, और चौथा क्वेश्चन ये आता है कि इससे हमें क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है, और पांचवें टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि कैसे फ्रीऑन ओजोन को नष्ट करता है। ओके, ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू।